नमस्कार दोस्तों, खोज द इंस्पिरेशन सपोर्टेड बाय संस्कृत फॉर यू। इस चैनल में आज हम एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं, एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने दम पर एक बहुत बड़ा साहस किया है। ये साहस क्या होता है? क्या सिर्फ गिरियारोहण करना, पर्वत चढ़ना, ये साहस होता है? समुंदर तैर जाना, ये साहस होता है? साहस वो होता है जो कोई नहीं करना चाहता फिर भी मुझे करना है, प्रवाह के विरुद्ध जाना, ये कहलाता है साहस। और ऐसा एक साहस आज के जो व्यक्ति है उनसे हम बात करेंगे, उन्होंने किया है। इनका नाम है पंडित किशोर लिमये सर। ये संस्कृत के अध्यापक भी है और साथ ही इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अग्निसंभवम। अग्निसंभवम ये किताब भूतपूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर है। उनकी जीवनी जो है वो संस्कृत में और काव्य रूप में लाने की कोशिश किशोर लिमये सर जी ने की है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जान लेते हैं कि ऐसा प्रयास उन्होंने क्यों किया। क्योंकि संस्कृत शब्द सुन के भी कई बार ऐसा लगता है कौन पढ़ेगा, कौन इसके बारे में बोलेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो इसमें प्रयास कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो यही बात दिमाग में आती है कि डॉक्टर कलाम का चरित्र है और ऐसे चरित्र को अलग अलग भाषाओं में, कई सारी दुनिया की कई सारी भाषाओं में कहा गया है और उनका जीवन सामने आया है। कोई डॉक्यूमेंट्रीज है, अलग अनेक माध्यमों से वो सामने आए हैं और जिनको हमने अभी के काल में देखा हुआ ऐसी व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर संस्कृत में लिखना, ये आपको कैसे लगा कि ये संस्कृत में क्यों लिखना जरूरी है? ऐसा आपको क्यों लगा? इसका कारण यह है कि मैंने उनके जीवनी पर एक पुस्तक पढ़ी जो उन्होंने खुद लिखी है, विंग्स ऑफ फायर नाम से। आपने सुना होगा। हाँ, बराबर। तो ये किताब पढ़ने के बाद मुझे अब्दुल कलाम साहब के जीवन के बारे में थोड़ी इंसाइट मिली कि ये कैसा व्यक्ति है, इन्होंने देश के लिए क्या किया है। स्वयं शास्त्रज्ञ है और शास्त्रज्ञ होने पर हम लोगों को इतना ही लगता है कि लैबोरेटरी में कुछ करता है, लेकिन जब मैंने वो चरित्र पढ़ा तो मैंने जाना कि शास्त्रज्ञों का लाइफ क्या होता है और वो देश के लिए क्या कर सकते हैं। और जबकि एपीजे अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति देश के लिए क्या कुछ नहीं करता। हम तो यहाँ वहाँ के कुछ चरित्र उठाकर इनको देशभक्त के नाम पर हम इनको जोड़ देते हैं, लेकिन अब्दुल कलाम जी ने स्वयं कितना त्याग किया है देश के लिए, कितनी मेहनत की है। ये पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ संस्कृत में करना चाहता हूँ और अगर मैं भविष्य में कुछ करूँगा तो सबसे पहले मैं अब्दुल कलाम जी को नमन करके ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा। और इसलिए मैंने निश्चित किया कि अब्दुल कलाम जी को अभिवादन करने के लिए मैं कुछ न कुछ संस्कृत में लिखूं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जीवन पर ऐसे कोई चरित्र होते हैं तो सभी को लगता है कि ये पात्र मैंने लिखना चाहिए, या तो कोई कलाकार होता है तो उसे लगता है कि ये पात्र मुझे मिलना चाहिए, ऐसा हमेशा लगता है। पर ये पात्र लिखने के बाद, ये इसके बारे में, इस चरित्र के बारे में लिखने के बाद उसको पढ़ने वाला कोई है तो उसको लिखने के लिए मतलब है, उसे लिखने के लिए मतलब है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो मैं लिख रहा हूँ वो कोई तो पढ़ना चाहिए। जैसे कोई भी कवि को आदत होती है, हमें भी मालूम है कि कोई कविता लिखता है तो वो पहले पढ़ के बताता है कि भाई मैंने ये लिखा है, जरा सुनो ना, और वो उसकी आदत होती है। पर भाषा का सबसे बड़ा मतलब जो माध्यम है, जो भाषा है, वही अगर अलग है, मतलब संस्कृत जिसका कोई डेली यूज में कोई उसका यूज ही नहीं होता है, तो ऐसे संस्कृत भाषा को आपने क्यों माध्यम बनाया ये चरित्र लिखने के लिए? इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि मैंने अपने जीवन में आजीवन संस्कृत की सेवा की है। संस्कृत भाषा माना जाता है कि सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा, और इसका महत्व बढ़ना चाहिए। सभी भारत में या तो विश्व में ही इसका गौरव बढ़ना चाहिए। और इसके लिए
काफी सारे लोग प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही प्रयत्न कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं और अपने अपने स्तर पर वो लोग काम कर रहे हैं और संस्कृत भाषा को घर घर में पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। मैंने भी यही काम अपने जीवन में किया। मैंने हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया, वो विद्यार्थी भी अभी संस्कृत को आगे ले जाने का काम अपने तरफ से कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भाषा को पहुंचना है घर घर पर, लेकिन उसका वाङ्मय उपलब्ध नहीं हो रहा है। हाँ। कोई तब पढ़ेगा जब उसमें कुछ लिखा हुआ और वो भी कंटेम्पररी कंटेंट का ऐसा कुछ है उपलब्ध, तो आदमी जरूर पढ़ेगा। लेकिन हम वही रामायण, वही महाभारत, वही वेद, वही ये सब अगर संस्कृत में है, पुराने जमाने में हो गया, कालिदास हो गए 2500 साल पहले, 10,000 साल पहले वेद हो गए, कितने दिन तक नया कुछ आना चाहिए। बराबर। संस्कृत भाषा में बराबर। नया उत्पन्न कौन करेगा। हाँ, हाँ। तो मैंने सोचा कि संस्कृत भाषा को नया कुछ उत्पन्न करने का भी क्षमता संस्कृत भाषा में है, ये लोगों को दिखना चाहिए। और आज के काल में भी विज्ञान युग कहा जाता है, तंत्र युग कहा जाता है, तो तंत्र युग में भी, विज्ञान युग में भी संस्कृत भाषा ये लिखने में सक्षम है, ये वाचकों को पता होना चाहिए। सही बात। तो इसके लिए मैंने इस विषय का भी चयन किया और इस भाषा का भी मैंने चयन किया। हाँ, इससे ही जुड़ा हुआ मुझे सवाल पूछना है कि सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या होता है अगर लेखन में कुछ है तो वो उसे शब्द रूप में लाना, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी कई सारी भाषा में, जैसे हम मराठी माध्यम से है, आप भी मराठी माध्यम से पढ़े होंगे पहले इसमें, तो देवनागरी भाषा में या तो मराठी, हिंदी, ऐसे भाषाओं में टेक्निकल वर्ड्स जो है वो वर्ड्स इसमें लाना बहुत बार संभव नहीं होता है। बहुत बार वैसे की वैसे वर्ड्स ही, शब्द ही हम यहाँ ले लेते हैं। तो ऐसे समय में मैंने इस किताब के द्वारा देखा है, मैंने पढ़ने की कोशिश भी की है। इतना संस्कृत का ज्ञान मुझे भी नहीं है, पर फिर भी जब भी आपने इस किताब का प्रकाशन किया, उसके बाद मैंने उसमें से थोड़ा सा जाने के बाद मुझे समझा कि इतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं संस्कृत भाषा पढ़ना। थोड़ा अगर अभ्यास हो तो धीरे धीरे समझ में आता है कि उसमें क्या लिखा है, श्लोक रूप में है तो वो पता चलता है। पर इसके जो टेक्निकल वर्ड है, जो साइंस के हैं, वो संस्कृत में लाना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और मैंने, जैसे हमने बात भी की कि 108 शब्द जो है, जो आपने इंग्लिश के साइंटिफिक तांत्रिक जो शब्द है उनको आपने संस्कृत शब्द, नए शब्द देने का काम किया है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि किसी भाषा को शब्द देना ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि शब्द हम जो बोल रहे हैं, हम जो बात करते हैं, वो कई सालों से चलते आ रहे, कई पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, पर उसमें नया शब्द देना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आपके लिए कितना कठिन था इन अंग्रेजी शब्दों को संस्कृत में लाना? जैसे 108 है, हम 108 जाप करते हैं, तो ये 108 शब्द है, तो ये बहुत बड़ी बात लगती है मुझे कि 108 शब्द आपने संस्कृत भाषा को दिए। तो ये एक तरह भाषा का सेवा ही हुई और उसका जाप ही हुआ, ऐसा मुझे लगता है। आप कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा कठिन काम ये आगे जाकर साबित होने वाला है। मैंने ये तो निश्चित किया कि कलाम जी का चरित्र संस्कृत भाषा में लाना है, लेकिन जब मैंने इसका काम शुरू किया तो मुझे ध्यान में आया कि इतने सारे तांत्रिक शब्द है, टेक्निकल वर्ड्स है, इतने सारे हैं कि इन शब्दों को संस्कृत भाषा में लाना ही एक बहुत बड़ा आह्वान है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको पूरा करने के लिए मैंने काफ़ी सारी डिक्शनरीज, काफ़ी सारे शब्दों को जोड़कर कई सारे नए शब्द ऐसे बनाए कि जिन शब्दों के माध्यम से वो तांत्रिक शब्दों की आपूर्ति जो अंग्रेजी में ही संभव है आज की दुनिया में, उसको मैं संस्कृत में ला सका। और इस प्रकार के 108 नए शब्दों का जन्म इस पुस्तक के द्वारा हुआ है, ऐसा कहने में मुझे बहुत ही आनंद होता है। वास्तव में बहुत कठिन काम था, इसके ऊपर बहुत सारा संशोधन करना पड़ा, अभ्यास करना पड़ा और अत्यंत उचित ऐसे तांत्रिक शब्दों को लाना कि जिसके कारण
तांत्रिक विषयों में भी संस्कृत भाषा का परिचालन हो सके और आगे आने वाले लेखकों को, कवियों को भी इन शब्दों का उपयोग हो सके, इसके लिए मैंने प्रयत्न किया है। पर ये प्रोसेस कैसे होती है? शब्द लाना मतलब उसमें कोई बहुत टेक्निकल बात है ये, तो मैं इसमें डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, पर ये कैसे प्रोसेस होता है कि एक अंग्रेजी शब्द है उसे संस्कृत में लाना है, और वो भी ग्रामेटिकली जो व्याकरण से भरी लैंग्वेज है जिसमें हर जगह व्याकरण से ही चलना पड़ता है, तो ऐसी भाषा में ये लाने के लिए कैसे, मतलब आपने क्या सोचा, किस तरीके से तैयारी की इसके बारे में? बराबर। सबसे पहले अंग्रेजी में जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनका सही अर्थ जानना और उसकी जो संकल्पना है उसको पूरी तरह से समझना, बराबर। और उसको समझने के बाद उसके लिए संस्कृत में क्या क्या पर्याय हमारे सामने उपलब्ध है इसकी छानबीन करना, खोज करना और ऐसे कई सारे शब्दों को तैयार करना और फिर उनमें से एक उचित शब्द जोड़ना। एक ही शब्द के अंदर कई सारे 2, 3, 4, 5 शब्दों को जोड़ना पड़ता है, और संस्कृत भाषा सामासिक शब्दों से शब्द बनाने में सक्षम है। अच्छा। तो इस प्रकार सामासिक शब्दों को सामासिक शब्द बनाकर उस तांत्रिक शब्द की पूर्ति करना, अच्छा, ये पहला काम है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर हम करें कि एक शब्द मैंने लिया है टेक्निकल एरोडायनेमिक्स, हाँ, जो कि ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है, बराबर, हाँ, जो कि उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूशन में उन्होंने इसको पढ़ा था, बराबर। अभी इसको इस पुस्तक में लाना है और छंदोबद्ध करना है, तो इसके लिए हमें टेक्निकल एरोडायनेमिक्स के लिए मैंने शब्द निर्माण किया तांत्रिक विमान गतिशीलता। एरोडायनेमिक्स क्या होता है कि विमान जो चलता है, हाँ, उसका जो शास्त्र है, हाँ, उसको एरोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो इसके लिए हमने विमान गतिशीलता, हाँ, और टेक्निकल के लिए तांत्रिक, तो बराबर। इन शब्दों को जोड़कर तांत्रिक विमान गतिशीलता ये शब्द का निर्माण किया, जो कि लगभग समुचित ठहरता है उस स्थान के लिए। हाँ, ये वर्ड्स जैसे आपने लिए, ये शब्द जैसे आपने लिए, अभी पढ़ने वाला व्यक्ति संस्कृत नहीं है तो उसे ये कैसे पता चलेगा? उसको ये पता चलेगा, इसके लिए मैंने परिशिष्ट दिया है। अच्छा, पुस्तक के बाद में, हाँ, हाँ, अंतिम में कुछ पन्ने मैंने दिए हैं, हाँ, हाँ, इसमें आंग्ल शब्द, हाँ, जो ओरिजिनल है, हाँ, और उसके लिए संस्कृत शब्द मैंने जो प्रयुक्त किया है, हाँ, वो भी दिया है। हाँ, विंग्स ऑफ फायर में किस पेज नंबर पर ये शब्द आता है, और इस पुस्तक में कौन से सर्ग में ये श्लोक किस श्लोक में आता है, हाँ, इसका एक पूरा टेबल पुस्तक के पीछे दिया है परिशिष्ट के। अच्छा, तो उसमें से हमें ये पता चल जाएगा कि वो कहाँ से है। जहाँ जहाँ पर वाचकों को संदेह होगा, हाँ, वहाँ परिशिष्ट में जाकर वो इसकी खोजबीन कर सकते हैं। हम जब भी सुनते हैं संस्कृत के बारे में, तो अभी अभी ऐसा हुआ है कि कुछ चित्रपटों में, सिनेमा में संस्कृत के, जैसे बाहुबली है उसमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द आए हैं। कोई गीत भी, मराठी में भी एक सिनेमा है जिसमें एक गीत संस्कृत में आया है, और वो संस्कृत गीत सुन रहे हैं लोग। कितना पता चल रहा है, कितनी भाषा का ज्ञान है इसके बारे में पता नहीं, पर म्यूजिक के साथ वो जब सुनते हैं तो वो इतना मधुर लगता है। वो शायद प्रिय करा प्रिय करो एक गीत है, उसमें लिखा हुआ है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो एक गीत सुमधुर लगता है। तो ये मधुरता लाने के लिए अलंकार बहुत जरूरी है, अलंकारिक भाषा होना जरूरी है। तो इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में हमने कौन कौन से अलंकार यूज किए हैं, इसके बारे में कुछ? मैंने इसके बारे में कभी विचार नहीं किया कि अगर अलंकारिक भाषा में पुस्तक लिखना वैसे कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, संस्कृत भाषा दो प्रकार से लिखी जा सकती है। हाँ, एक तो अलंकृत भाषा में, हाँ, लिखने वाले कई सारे कवि हैं, श्रीहर्ष है, बराबर, इत्यादि कवि हैं, बाण भट्ट है, जो कि
सालंकृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हाँ लेकिन कई सारे कवि ऐसे होते हैं कि जो अलंकार का इतना सारा उपयोग नहीं करते। जैसे महाकवि भास है, हाँ भास के नाटकों में आप देखेंगे तो इसमें अलंकार तो ज्यादा नहीं है, हाँ थोड़े बहुत होंगे। हाँ और संस्कृत में सबसे बड़े जो अपने कालिदास है, तो कालिदास ने भी शरीर को अलंकार से सजाने से बेहतर ये समझा कि शरीर को अच्छा किया जाए। हाँ यानी भाषा सुबद्ध हो, हाँ भाषा सुवाच्य हो हाँ और भाषा समझने योग्य हो। हम्म, अगर हम अलंकार के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो भाषा थोड़ी समझने में कठिन हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में अब्दुल कलाम जैसे आज के समय के शास्त्रज्ञों का चरित्र वर्णन अगर हम अलंकारों में करने चाहेंगे, हाँ अलंकार युक्त शब्दों में, हाँ तो वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने समझने के लिए। तो इसके लिए ज्यादा इसका प्रयोग नहीं किया गया है। हाँ कहीं कहीं पर उपमा अलंकार इत्यादि, उत्प्रेक्षा अलंकार, इन अलंकारों का प्रयोग निश्चित तौर से किया गया है, लेकिन हाँ। इसका ज्यादा आधिक्य नहीं है। शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, हाँ। कहीं पर अनुप्रास भी है, हाँ तो ज्यादा इसकी मात्रा नहीं है, परंतु छंदोबद्ध है हाँ। काव्य। हाँ। और लगभग 9 या 10 छंदों का प्रयोग किया गया है अच्छा जो उपयुक्त छंद है। हाँ जैसे कि ज्यादातर अनुष्टुप छंद का प्रयोग हाँ 4-5 सर्गों में किया गया है। हाँ इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा का प्रयोग किया गया है। हाँ और इसके आर्यावृत्त का भी प्रयोग किया गया है। अच्छा 3-4 सर्गों में आर्यावृत्त का प्रयोग किया गया। और हर सर्ग के अंत में अलग अलग छंदों में इसका जो कंक्लूजन है हाँ वो अलग छंद के द्वारा किया जाता है। जैसे कि संस्कृत भाषा में जो महाकाव्य होते हैं, हाँ उन महाकाव्यों का वैशिष्ट्य ये होता है कि अलग छंद से उसका समापन किया जाए। समापन किया जाता है। समापन किया जाए। तो इस प्रकार से इसकी रचना भी महाकाव्य के स्तर पर ही की गई है, कि ताकि ये आगे जाकर आधुनिक महाकाव्य के रूप में लोग इसको पहचाने। आपने जो बात कही कि कंटेम्प्ररी विषय संस्कृत में आने चाहिए तो ही भाषा जिंदा रहेगी। भाषा जिंदा रहने के लिए उसे आज के समय में जो चल रहा है वो उसमें आना चाहिए। तो आप जैसे आपने कहीं ऐसा पढ़ा है क्या कि आज के समय में जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसके बारे में संस्कृत में कुछ आ रहा है, ऐसा आपने कहीं पढ़ा है कि ये पहली बार प्रयोग हुआ है कि जिसमें आज के संदर्भ में कुछ लिखा गया है? मुझे इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोग प्रयास करते भी होंगे इस विषय में, शायद मुझ तक वो कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी होगी, लेकिन अपने अपने स्तर पर कुछ लोग प्रयत्नशील रहे होंगे। लेकिन ऐसी कोई माध्यम मुझे अभी तक नज़र नहीं आया कि जैसे न्यूज़पेपर है या कोई मासिक है कि जो कंटेम्पररी विषयों पर करते हैं, लेखन करते हैं, ऐसा तो, और बहुत अच्छे पैमाने पर करते हो और लोगों का उसको रिस्पांस भी मिलता हो, ऐसी कोई बात मुझे अभी तक सुनाई नहीं दी अथवा मेरी जानकारी में नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कलाम साहब का चरित्र इस पुस्तक में आना, इस पर आपने लिखना, अभी कितने लोगों तक ये किताब पहुंची है, ऐसा आपका कहना? ये प्रिंट जो हुआ है, कितना लोग, रिस्पांस क्या है, लोगों का प्रतिक्रिया क्या है? रिस्पांस बहुत अच्छा है। ज़्यादातर मेरे जो विद्यार्थी वर्ग है, उन विद्यार्थी वर्गों ने ही इसका प्रचार किया है, यानी अपने अपने स्तर पर वो ले जा रहे हैं। मुख्य बात यह है कि ये पूरी तरह से संस्कृत में होने के कारण इसकी जो रीडरशिप है, वो रीडरशिप बहुत ही कम है। वाचक वर्ग इसका बहुत ही कम है। टारगेट ऑडियंस जो है वो बहुत ही छोटा है, ऑडियंस बहुत कम है। संस्कृत भाषा का प्रचलन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये पुस्तक भी आगे जाएगी। हाँ। इसके लिए हमें संस्कृत भाषा को आगे ले जाना होगा, घर तक पहुंचाना होगा। हाँ। और तभी ये इसके जैसी किताब भी आगे बढ़ पाएगी। बराबर है, सही बात है। पर ये किताब लिखते वक्त आपने ये सब बातें सोची थी? नहीं, मुझे सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अभिवादन करना था और मुझे संस्कृत भाषा की सेवा करने का एक मौका मुझे चाहिए था। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि ये किताब कितनी चलेगी,
लोगों को पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी, इसकी खपत कितनी होगी, इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। फिर भी आपने ये प्रयास किया। हाँ, क्योंकि वो जो व्यावहारिक दृष्टिकोण है वो सामने देखते हुए इस प्रकार की किताब लिखी नहीं जा सकती कि प्रॉफिट ओरिएंटेड जिसको हम बोलते हैं। बराबर। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड लिखना है तो आपको ऐसी भाषा में लिखना चाहिए कि जो करोड़ों लोग वो भाषा बोलते हैं, करोड़ों लोग वो भाषा समझते हैं। हाँ, तो ऐसी हाँ, भाषा का है। तो मैं संस्कृत भाषा का चयन क्यों करता कि जिसकी रीडरशिप 1000 में भी नहीं है। हाँ। मुझे एक सवाल और पूछना था कि आपको संस्कृत भाषा में इतनी रुचि कहाँ से पैदा हुई? आपके मतलब आपके जीवन में संस्कृत का टच आपको कहाँ मिला? बचपन से, क्योंकि हमारे पिताजी स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो मैं बचपन में पिताजी के साथ जाता था स्वाध्याय में। वहाँ पर अलग अलग स्तोत्र, गीता, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, वाग्भूषणम, काव्य विनोद, ये सब चलता था। और दूसरी बात, मेरे पिताजी को ये लगता था कि मैं संस्कृत पढूं, संस्कृत का अध्ययन करूं। तो इसके लिए मैं बहुत छोटा था तो संस्कृत की टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ की परीक्षा हुआ करती थी। वो 2 परीक्षा भी मैंने दी थी। फिर एक गुरुजी थे नासिक में, हम जब रहते थे, श्रीपाद शास्त्री भटमुळे करके, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले संस्कृत का पाठ पढ़ाया। अच्छा। और तभी मुझे संस्कृत की जो रुचि है वो जागृत हुई। अच्छा। फिर उसके बाद मेरा संपर्क परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री जी से हुआ, जिसको हम प्रेम से दादाजी बोलते हैं। हाँ। तो उनकी पाठशाला में मैंने 7 साल अध्ययन किया। वहाँ पर संस्कृत विषय था। अच्छा। तो वहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे, हाँ। उनकी पढ़ाने की जो कला है, उसके माध्यम से मेरे अंदर संस्कृत की जो प्रीति है वो जागृत हो गई। अच्छा। और मैंने इसके संस्कृत में और अधिक रुचि लेना प्रारंभ कर दी। और फिर उसके बाद जब एज अ टीचर, अध्यापक के तरीके मेरी नियुक्ति पाठशाला में हुई, हाँ। और परम पूजनीय दादाजी ने मुझे संस्कृत विषय का अध्यापन करने का मौका दिया। हाँ। तो इसमें रुचि और गहरी हो गई और पढ़ने में मुझे आनंद होने लगा। और पढ़ाते पढ़ाते पढ़ने का भी काम मेरा चालू था, संस्कृत पढ़ने का। तो इस प्रकार ये संस्कृत का रुचि वहाँ से निर्माण हो गई। कई बार ऐसा होता है कि भाषाओं में रुचि निर्माण होने का कारण वहाँ के टीचर होते हैं। कोई भी विषय में हम जो सीख रहे हैं वो सीखने में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कि किसी को इतिहास पढ़ाना इतना अच्छा आता है कि लोग वो जब पढ़ाते हैं तो क्लास का कोई भी बच्चा हो तो वो उसमें रुचि लेने लगता है। कई बार गणित के बारे में ऐसा होता है, कई बार भाषाओं के बारे में होता है। लगभग भाषा के बारे में तो हर जगह ऐसा हमें दिखाई देता है कि जहाँ अच्छे टीचर हो, अच्छा कोई स्पिरिट हो, उस स्पिरिट से कोई सिखाना चाहता है तो वह भाषा में रुचि पैदा हो जाती है। और एक बार आपकी एक भाषा में रुचि पैदा हो गई, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी मराठी भाषा में रुचि है तो सिर्फ मैं मराठी ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति भाषा में रुचि रखता है वो हर भाषा को अलग तरीके से देखता है, अपनी मातृभाषा की तरह से ही देखता है और उस भाषा को समझने की कोशिश करता है, ऐसा मुझे लगता है। तो दर्शक जो भी ये देख रहे हैं कि ये किताब अगर संस्कृत में है पर मेरा भाषा के ऊपर प्रेम है, मेरी मातृभाषा जो भी हो, मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, जो भी होगी, जो भी भाषा मेरी होगी, अंग्रेजी भी हो सकती है, तो वो भी मेरा अगर भाषा में, मेरी मातृभाषा में प्यार है तो उसकी जननी जिनको कहा गया है या तो उस भाषा की श्रेणी में जिसको उच्चतम स्तर दिया गया है, ऐसी संस्कृत भाषा में अगर कुछ लिखा जा रहा है जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उससे रिलेटेड है और आज के समय में जो काम आए, आज के समय में जो चरित्र हो गया है, ऐसे चरित्र को जानने के लिए अगर हमें देखना है तो ये किताब जो है अग्निसंभवम, ये हमने पढ़नी चाहिए। लास्ट में पूछूंगा कि अग्निसंभवम जो नाम दिया है वो आपने कैसे चुना? हाँ, इसका लगभग 12 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है दुनिया की। विंग्स ऑफ फायर, इसका मूल शब्द है फायर,
Yes. लेकिन ये विंग्स ऑफ फायर ये शब्द अलग अर्थ में लिया गया था, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे ऐसा शब्द चाहिए था कि जो फायर शब्द को भी इंडिकेट करे। और एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ क्षण है वो है अग्नि नाम का जो मिसाइल है, हाँ, री एंट्री मिसाइल, yes, वो उनके जीवन का सर्वोच्च उपलब्धि है। तो वो भी इसमें आना चाहिए ये टाइटल के अंदर। हाँ, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने अग्नि संभव ये उसको शीर्षक दिया। इसका अगर सरल भाषा में अनुवाद करना है तो अग्नि यानी अग्नि नाम का प्रक्षेपास्त्र मिसाइल, और संभव यानी उसका निर्माण, हाँ, यानी अग्नि नाम के प्रक्षेपास्त्र का निर्माण, और दूसरा अग्नि नाम के प्रक्षेपास्त्र का निर्माण करने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का संभव, यानी उनका जीवन भी अग्नि जैसा है, फायर जैसा है। हाँ, हाँ, फायर क्या होता है? ज्ञान, तेज, तो इनका जीवन वैसा ही है। तो अग्नि जैसा चरित्र का निर्माण हाँ, और अग्नि जैसे मिसाइल का निर्माण, इन दो अर्थों में मैंने ये अग्नि संभव में जो शीर्षक दिया है इसके लिए, हाँ। वो इन अर्थों में हम प्रयुक्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी बातें जानी है और इसके बारे में और बहुत सारे प्रश्न भी हमारे होंगे। अगर आपके कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न हमें डाल सकते हैं, हम सर से उसके बारे में वार्ता करेंगे। और अगर आपको कुछ जानना है इसके बारे में तो आप तक वो मैसेज हम हमारी कमेंट बॉक्स से भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमने पहली बार जब मिले थे तब हमने द जंगल मैन के बारे में सुना था, उसकी लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन जो है उसमें दी है। आप देख सकते हैं कि एक जंगल का निर्माण एक व्यक्ति ने कैसे किया है। और ये दूसरा जो है ये अग्नि संभवम, जो एक चरित्र हमारे सामने रखा है संस्कृत भाषा में काव्य रूप में 14 सर्ग में, इस चरित्र को रखना ये बहुत मुश्किल है और कोई इतना बड़ा रीडर नहीं है फिर भी लिखने का साहस करना। तो ऐसे अग्नि संभवम जिन्होंने लिखा है उनसे हम बातचीत कर रहे थे। किसी के बारे में भी आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको अगर ये एपिसोड और हमारी चैनल की ये बात अगर अच्छी लगी कि हम कुछ खोज रहे, इतना बड़ा जनसागर है, इतने जनसागर में कई मोती है, वो बिखरे हुए हैं कई जगह पर है, उनको एक साथ लाने की, एक प्लेटफॉर्म देने की हम कोशिश करें। समाज में कुछ अच्छा भी करने वाले लोग हैं, सिर्फ निगेटिव, सिर्फ नकारात्मकता जो हमें मीडिया से दिखाई देती है वह निकालने के लिए, और कुछ अच्छा हो रहा है, कई प्रयास हो रहे हैं, उसकी खोज हम कर रहे हैं और उनसे हम इंस्पायर हो रहे हैं, एक प्रेरणा ले रहे हैं कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। आज के समय में कोई हमारी साथ दे न दे पर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आइए खोज द इंस्पिरेशन से जुड़ेंगे और ऐसे अनेक व्यक्तियों से, हमारे आसपास में रहने वाले अनेक व्यक्तियों से हम संपर्क करेंगे और उनसे जुड़े रहने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।